जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग का आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड गैलेक्सी में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मेरे भाई, अगर आप भी बिहार बोर्ड से हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिए और आपका भी एग्जाम 2026 में है, ठीक ना। चलिए मेरे भाई देखिए, मैंने भैया पूरा एकदम चैप्टर अब समझाना शुरू कर दिया है। मैंने केमिस्ट्री का एक चैप्टर समझा दिए हैं। जो भाई न्यू है उसको नहीं पता भैया, तो आप ये मेरा विजेता बैच में जो भी नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है, विजेता बैच का जो भी स्टूडेंट है उसको पूरे के पूरे, अगर आप भी चाहे 12th की तैयारी होना तो भाई 12th की तैयारी करना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। और जो भी हमारे भाई लोग हैं भैया, तो एकदम पूरे का पूरे क्लास आपको सभी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री और स्पीड का आपको प्रिपरेशन कराया जाएगा। और सबका प्लेलिस्ट इस चैनल पर और हमारे एक और चैनल A to Z साइंस सेंटर वहाँ पर बना दिया गया है। आप जाकर आप भी चाहे तो नोट्स भी ले सकते हैं। हमारे नंबर 62013596 पर मैसेज करके, ठीक ना भैया। पेड है, बहुत ही अभी ऑफर प्राइस चल रहा है, आप ले सकते हैं 62013596 पर, ठीक ना। 12th की ऑल तैयारी आपको पूरी हमारी जिम्मेवारी है। आप बेहतर तैयारी और केवल आपको जितना केवल दिया जाएगा उतना पढ़ना है। चलिए उसी सिलसिला में भैया, मैंने आज हिंदी मीडियम में जो भी इंग्लिश मीडियम का मेरे भाई लोग होंगे भैया, वीडियो को आधा भगाइएगा तो आधा पार्ट में इंग्लिश मीडियम का वीडियो है, आधा पार्ट में हिंदी मीडियम का वीडियो है, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं। चलिए पहले हिंदी समझा देते हैं, उसके बाद इंग्लिश मीडियम समझाएंगे। तो वीडियो को आधा भगा कर देख लीजिएगा, आधा पार्ट में हिंदी और आधा पार्ट में इंग्लिश मीडियम है, ठीक ना। तो इस पहले हिंदी समझाते हैं। देखिए पहला मैंने 27 नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड, ये मेरा सेकेंड चैप्टर का केमिस्ट्री का सॉल्यूशन का पार्ट 2 है। वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन हेतु रॉल्ट का नियम क्या है। रॉल्ट का नियम वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन के लिए रॉल्ट का नियम क्या कहता है। तो रॉल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन में वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन जो होता है, विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों का मोल अंश के बराबर होता है। रॉल्ट के नियम के अनुसार विलयन का वाष्प दाब का जो सापेक्षिक अवनमन होता है, सापेक्षिक अवनमन कहने को होता है, पहले पढ़े थे कि भैया कि जो वाष्प दाब का अवनमन है, वाष्प दाब का अवनमन और वातावरण में शुद्ध द्रव का अवनमन का रेशियो होता है, उसे वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन कहते हैं। उसका रेशियो होता है उसी को, तो इसी को वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन कहते हैं। यह जो होता है उसमें विलयन में उपस्थित पदार्थों के मोल अंश के बराबर होता है। मोल अंश कहने का अर्थ जो विलयन में जो भी पदार्थ उपस्थित है, विलेय पदार्थ उपस्थित है, उसके मोल अंश के बराबर होते हैं। यहाँ पर सॉल्यूट न लिखे, आप विलेय लिखेंगे अंग्रेजी में, तो हिंदी में विलेय लिख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए समझ में आ गया कि भैया क्या है वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन के हेतु रॉल्ट का नियम क्या कहता है। तो भैया कहता है रॉल्ट का नियम कहता है वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन जो होता है ना, किसी भी विलयन में उपस्थित जो विलेय पदार्थ होता है उसके मोल अंश के बराबर होता है। क्लियर है। चलिए यहाँ पर आपको फार्मूला में यहाँ पर नजर आया भैया कौन किया है, तो डेल्टा पी भी वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन है, पी नॉट है शुद्ध द्रव का वाष्प दाब है, पी जो है विलयन का वाष्प दाब है, ठीक ना। चलिए अगला याद रखिए भैया, आदर्श अनादर्श विलयन में क्या अंतर है। इस बार 2 नंबर में आ सकता है, 5 नंबर में पिछला बार पूछा गया, तो इस बार 5 नंबर में नहीं पूछेगा, 2 नंबर में आ सकता है। 100% मेरा गेस भी दिया गया था और 100% आया भी है, ठीक ना। और आपको कैसे आपको पूरे का पूरे, चलिए बड़ा आसान है, हम आपको याद करवाते हैं। देखिए आदर्श और अनादर्श ऐसे समझिए। आदर्श के बाबू के नाम है भैया, याद रख लीजिए। आदर्श के बाबू का नाम एक चीज़ ऐसे याद रख लीजिए, जो ऐसे आपको ऐसे याद रखना भैया कि आपको इस प्रकार से आपको याद रख लीजिए कि रॉल्ट के दो गो पुत्र है। रॉल्ट के यानी कि समझ लीजिए, ऐसे याद रख लीजिए कि रॉल्ट के 2 बेटा हैं, एक आदर्श एक अनादर्श, ऐसे याद रख लीजिए, ठीक ना। अच्छा रॉल्ट क्या बताइए, जब इसके पुत्र है आदर्श, तो इसका बात का पालन करेगा कि ना, तो पालन करेगा। इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि याद नहीं रहता है कि आपको आदर्श अनादर्श में थोड़ा सा डाउट होता रहता है कि कौन पालन करेगा नहीं करेगा। तो भैया जो रॉल्ट के नियम को पालन करे आदर्श, उसे बोलेंगे आदर्श विलयन। जो रॉल्ट के नियम को पालन न करेगा उसे बोलेंगे अनादर्श विलयन। क्लियर है, समझ में आ गया कि जो रॉल्ट के नियम को पालन करे आदर्श विलयन, जो रॉल्ट के नियम को पालन न करेगा अनादर्श विलयन। क्लियर है। इसी प्रकार याद रखिए जो तरीका बताए कि वैसा विलयन जो किसी भी सभी ताप और सांद्रण पर रॉल्ट के नियम को पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं, और जो रॉल्ट के नियम को पालन न करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं, ठीक ना। अच्छा यह रॉल्ट के नियम को पालन करता है आदर्श विलयन, इसके बारे में लिखे हैं। मिश्रण के पहले तथा मिश्रण के बाद आंतरिक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल कहने का अर्थ है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। 2 कणों के बीच के, जैसे मान लीजिए अभी कोई 2 कण है, इसको अभी किसी विलयन में न घुमाए, तब इसके बीच का जितना दोनों कण के बीच में जितना फोर्स लगा होगा ना, अगर किसी विलयन में मिला भी देंगे ना, तो ये दोनों कण के बीच में इतने बल लगेगा, अगर वो आदर्श विलयन है तब। तो यही बात है, लिखे हैं कि मिश्रण से पहले और मिश्रण के बाद भी अंतराण्विक आकर्षण बल समान ही रहता है। विलयन बनने की प्रक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन होता है, यानी कि डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। याद रखिएगा, एंथैल्पी परिवर्तन होता है और
विलयन बनने की प्रक्रिया में आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। याद रखिएगा क्या होता है कि विलयन बनने की प्रक्रिया में एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता है ना आयतन में परिवर्तन होता है। जस्ट इसका उल्टा सब लिख दीजिएगा ना तो अनादर्श विलयन का एग्जाम्पल हो जाएगा। आज ऐसे समझिए रॉल्ट के 2 बेटा, एक आदर्श एक अनादर्श। का भाई बेटा है तो पालन करवे करेगा एगो, तो एगो जो रॉल्ट के नियम को पालन करे आदर्श विलयन, जो न पालन करे अनादर्श विलयन। इसमें क्या होता है कि रॉल्ट का नियम को पालन करता है आदर्श विलयन, न करता है तो अनादर्श विलयन। इसमें मिश्रण के पहले और बाद में आंतराणविक आकर्षण बल सेम ही रहता है, लेकिन इसमें अलग अलग रहता है। इसमें एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है, इसमें एंथैल्पी परिवर्तन होता है। इसमें आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, इसमें आयतन में परिवर्तन होता है। बस वही उसी दोनों में कभी कभी आपको अंतर भी कहेगा लिखने के लिए, तो लिख सकते हैं। बहुत सारे किताब में आपको ये लाइन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक ना, लेकिन कोई बात नहीं, ये आप याद रखिएगा ये लाइन। देखिए आप आइए आदर्श विलयन हो गया, अब आता है अनादर्श विलयन। देखिए अनादर्श विलयन देखिए अनादर्श विलयन क्या है यहाँ पर देखिए अनादर्श विलयन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही बात है, सेम बात है, वही है। देख लीजिए उसी का हल्का सा चेंजिंग है, कुछ चेंजिंग नहीं। वहाँ पर हाँ तो यहाँ पर न, बस बात बराबर है। देख लीजिए आदर्श विलयन अनादर्श विलयन वैसा विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रण पर रॉल्ट के नियम को पालन न करेगा, उसे क्या कहेगा अनादर्श विलयन कहेंगे। रॉल्ट के यहाँ पर नियम छूट गया, रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। मिश्रण से पहले तथा बाद में आकर्षण बल अलग अलग होता है, उसमें सेम होता है। अच्छा उसमें सेम था, आदर्श में सेम था, अनादर्श में अलग अलग था। विलयन बनने की प्रक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन होता है, उसमें नहीं होता है, देखे है ना। अच्छा वहाँ पर बताया नहीं होता है। अच्छा उसके बाद याद रखिएगा विलयन बनने में आयतन में परिवर्तन होता है, वहाँ पर बोले तो नहीं होता है। क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा दोनों की बात को याद रखिएगा। अगला रॉल्ट के नियम को समझाए। रॉल्ट का नियम क्या कहता है? रॉल्ट का नियम यह बताता है किसी विलयन में विलायक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश और उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। याद रखिएगा किसी रॉल्ट का नियम कहता है कि रॉल्ट का नियम बताता है कि किसी विलयन में विलायक का जो आंशिक वाष्प दाब होगा P जो होगा उसके मोल अंश x, उसके मोल अंश यानी कि विलायक का मोल अंश और उसके जो शुद्ध द्रव का वाष्प दाब होगा ना, उसके दोनों के गुणनफल के बराबर। ये डॉट ना है, गुना है, यहाँ पर गुना है, डॉट का मतलब भी गुना होता है, तो गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर है, याद रखिएगा। रॉल्ट का नियम कहता है कि किसी नियम बताता है कि किसी विलयन के विलायक का जो आंशिक वाष्प दाब होगा उसके मोल अंश एक सॉलिड और शुद्ध द्रव कहने का पी नॉट के शुद्ध द्रव के वाष्प दाब P नॉट जिसे नोट करते हैं क्या गुणनफल के बराबर होगा। क्लियर है, चलिए इसको याद रखिएगा। रॉल्ट का नियम वो याद रखिएगा, 2 नंबर VVI बनता है। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन, यहाँ तो रॉल्ट का नियम आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या में था? 29 नंबर था। 30 नंबर में आ जाइए। देखिए मैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है आदर्श विलयन के लिए रॉल्ट का नियम क्या कहता है? आदर्श विलयन के लिए रॉल्ट का नियम क्या कहता है? तो यह नियम बताता है कि जब किसी निश्चित तापमान पर 2 द्रव मिलते हैं तो आदर्श विलयन बनता है। तब विलयन के किसी भी अवयव का वाष्प दाब विलयन के उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। पूछेगा आदर्श के विलयन के लिए रॉल्ट का क्या नियम है? तो रॉल्ट का नियम कहता है कि जब किसी निश्चित ताप पर 2 द्रव को मिलाते हैं तो आदर्श विलयन बनता है, और तब विलयन के किसी भी अवयव का वाष्प दाब विलयन के उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती के बराबर होता है। मान लीजिए अगर एगो पार्टिकल A है एगो पार्टिकल B है तो दोनों को मिलाकर एगो विलयन बनाया तो विलयन बन गया। लेकिन A का जो वाष्प दाब होगा ना, A का जो वाष्प दाब होगा उस विलयन के उस A के मोल अंश और उस जो इसका A का है उसका जो वाष्प दाब होगा उसके दोनों गुणनफल पे डिपेंड करेगा, यानी उसके दोनों के समानुपाती होगा। तो वही लिखे हैं यहाँ पर। यह नियम बताता है कि जब किसी निश्चित ताप पर 2 द्रव को मिलाते हैं तब आदर्श विलयन बनता है, और तब विलयन के किसी भी अवयव का वाष्प दाब विलयन के उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। अब मान लीजिए एगो A है एगो B है, उसको दोनों को मिलाए तो कोई विलयन बना, उसमें PT बराबर यानी कि सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वाष्प दाब होगा उसके बराबर ये फार्मूला निकल कर आएगा। आपको याद रखिएगा PT बराबर आदर्श दाब, यहाँ पर लिखे हुए हैं P नॉट बराबर शुद्ध द्रव का वाष्प दाब, उसके बाद P नॉट भी है तो उसको कहते हैं शुद्ध द्रव B का वाष्प दाब, उसके बाद X है का मतलब द्रव A का मोल अंश है, और X B करने का तो द्रव B का मोल अंश, यानी कि बाद 2 द्रव है, एगो A है और एगो B है, दोनों को मिलाए तो क्या बनेगा? आदर्श विलयन बनेगा। और तब इस जो ऊपर का रूल बताया उसको यहाँ पर लिखे हुए हैं, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्या कहता है सुनिए। अगला कहता है मेरे भाई स्थिर मिश्रण स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है? एजोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है? स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है समझिए। 2 या 2 से अधिक तरल पदार्थ का ऐसा मिश्रण जो स्थिर क्वथनांक पर आश्रित होता है, अर्थात आसवन द्वारा इसे अलग नहीं किया जा सकता है, उस मिश्रण को स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। केवल सिंपल बात है, याद कर लीजिएगा। 2 या 2 से अधिक तरल पदार्थों का ऐसा मिश्रण जो स्थिर क्वथनांक पर किसी भी कांस्टेंट क्वथनांक पर आश्रित होता है, अर्थात आसवन के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? मिश्रण। उस मिश्रण को स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। क्लियर है, चलिए अगला
अगला वांट्स ऑफ फैक्टर क्या है? तो भैया वांट्स ऑफ फैक्टर बड़ा आसान है, अनुसंख्यक गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा परिकलित मान। प्रायोगिक मान कहने करते एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और परिकलित मान मीन्स कैलकुलेटेड वैल्यू। देखिए अनुसंख्यक गुणधर्म का जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगा और जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगा, दोनों का जो रेशियो होगा, अनुपात होता है ना, उसी को हम कहते हैं वांट्स ऑफ फैक्टर कहते हैं, वांट्स ऑफ फैक्टर कहते हैं। इसे आई द्वारा डिनोट, देखिए भैया अधिकतर बात तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, माइंड में बात को याद ही रखना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। इसे आई द्वारा डिनोट करते हैं, आई द्वारा डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? आई का देखिए अनुसंख्यक गुणधर्म के प्रायोगिक मान, अनुसंख्यक गुणधर्म के परिकलित मान, इसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इसे बोलते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक ना। बड़ा आसान है, केवल याद रख लीजिए, छोटा छोटा परिभाषा शब्द आपको याद रख लीजिएगा। चलिए अगला आता है मेरा भाई, अब यहाँ 32 हो गया, 33 पर आ जाइए, 33 पर आ जाइए, 33 पर देखिए 33 नोट क्या कहता है भैया, बताइए परासरण और विसरण में क्या अंतर है? परासरण और विसरण में क्या अंतर है? देखिए यह केवल द्रव माध्यम में घटित होता है। परासरण का मतलब भी बहाव होता है, विसरण का मतलब भी होता है, लेकिन एक थोड़ा अलग टाइप से हो जाता है, ठीक ना। अच्छा, यह केवल द्रव माध्यम में, जब पानी से जो परासरण होता है, पानी का बहाव जब हो तो उसे क्या बोलते हैं? परासरण। जैसे मान लीजिए किशमिश को अगर पानी में फूलने के लिए रख दीजिएगा ना, तो उसके बाद रात भर उसको छोड़ दीजिएगा तो उसमें पानी चला जाता है, अंदर पानी घुस जाता है। अच्छा, चाहे चना को, किसी भी चीज़ को रख दीजिएगा फूलने के लिए, उसमें पानी चला जाता है, यही तो परासरण की प्रक्रिया होती है ना। अब विसरण होता है गैस के लिए अधिकतर गैस, जैसे मान लीजिए पता में पढ़े होंगे, पता में 10वां में पढ़े होंगे छिद्र होता है, रंध्र, उसी से क्या होता है CO2 पता लेता है भोजन बनाते समय, तो छिद्र के द्वारा गैस का आदान प्रदान विसरण कहलाता है। लेकिन उसका आपको यहाँ पर कॉमन दो अंतर याद रखना है। तो यह परासरण की प्रक्रिया केवल द्रव में होता है या ठोस द्रव गैस तीनों में होता है। इसमें SPM की आवश्यकता होता है। SPM इस चाय छाना पढ़े हैं ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली पढ़े हैं ना। अर्धपारगम्य झिल्ली वैसा जो जिससे केवल सॉल्वेंट पार्टिकल पास करता है, जो विलायक पार्टिकल केवल पास करता है, पढ़े हैं ना, पीछे जस्ट पढ़ाए हैं। इसमें SPM का आवश्यकता होता है, इसमें SPM का आवश्यकता नहीं होता है। यह प्रक्रिया में केवल विलाय का कण, याद आइए गया, क्योंकि SPM से केवल विलाय का कण ही बाहर विस्तृत होता है। इस प्रक्रिया में विलेय तथा विलाय का कण दोनों विस्तृत होता है। इसमें केवल विलाय का कण विस्तृत होता है, इसमें विलेय तथा विलायक दोनों का विस्तृत होता है। तो दोनों में याद रखिएगा परासरण और विसरण में क्या अंतर है, बड़ा आसान है। चलिए, यह उत्क्रम होता है, यानी कि यह रिवर्स होता है, यह रिवर्स नहीं होता है, यह उल्टा होता है, यह उल्टा नहीं होता है। उल्टा कहने का अर्थ ऊपर से, जैसे देखे थे ना, हम बताए थे, अगर पीछे क्लास मेरा किए होंगे तो देखे होंगे, हम बताए थे, मान लीजिए गिलास ले लीजिए, गिलास में चाय छाना लगा दीजिए, इस गिलास को पूरा चाय से फुल कर दीजिए, तब ऊपर से फिर चाय रखिएगा ना, तो चाय बाहर गिर जाएगी, क्योंकि भाई नीचा पूरा ऑलरेडी पूरा फुल है, तो उल्टा बहने लगेगा, वो जिन्हें बहना था उससे विपरीत बहने लगेगा, तो वही बोलते हैं उत्क्रम, रिवर्स। क्लियर है? चलिए अगला भैया, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है? SPM क्या है? वही है, यह एक प्रकार का ऐसा झिल्ली है जो केवल विलाय के कणों का ऑब्जेक्टिव है, विलाय के कणों को अपने ओर से पार होने देती है, ठीक ना। यह एक ऐसा झिल्ली है जो भैया केवल विलाय के कणों का अपने ओर से अपने से होकर पास करने देती है। SPM का रासायनिक सूत्र होता है CuFeCN6, CuFeCN6 याद रखिएगा, कोष्ठ में CN लिखा हुआ है, CN6, CuFeCN6 साइनाइड, CuFeCN6। क्लियर है? चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ भैया, आप याद रखिए। यहाँ तक अगला आते हैं, 2-3 क्वेश्चन और है, इसके बाद ही खत्म हो जाएगा चैप्टर। देखिए 1 मिनट क्या कहता है, देखिए मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक मापन स्थिरांक क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक मापन स्थिरांक क्या है? तो बड़ा आसान है, क्वथनांक है ना, समझ लीजिए। यहाँ पर विलायक के 1000 ग्राम में विलेय पदार्थों का 1 मोल को घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को, देखिए उन्नयन लिखा है तो समझ लीजिए वृद्धि होगा, अवनमन लिखा रहेगा तो समझ लीजिए कमी होगा, हम उस दिन बताए थे। तो देखिए विलायक के अगर 1000 ग्राम में 1 kg विलायक लीजिए, उसमें अगर किसी विलेय पदार्थ को किसी विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर क्वथनांक में जितना वृद्धि होगा उसे हम लोग मोलल स्थिरांक या क्वथनांक मापन स्थिरांक कहते हैं। इसे केबी द्वारा डिनोट करते हैं। केबी का फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी बटा में एम, एम। क्लियर है? अच्छा, डेल्टा टीबी करने का मतलब जो पीछे पढ़ा है भैया, डेल्टा टीबी का मतलब होता है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्वथनांक का उन्नयन को डेल्टा टीबी द्वारा डिनोट करते हैं। एम करने का अर्थ मोलारिटी होता है। अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है केल्विन केजी पर मोल। क्या होता है? केल्विन केजी पर मोल। सेम इसी प्रकार का इसी प्रकार का एक और कांस्टेंट होता है, स्थिरांक होता है, उसका नाम है मोलल हिमांक स्थिरांक। उसका नाम था मोलल क्वथनांक स्थिरांक, या उसे बोलते हैं क्वथनांक मापन स्थिरांक, या इसे बोलते हैं मोलल हिमांक स्थिरांक, हिमांक मापन स्थिरांक। हिमांक घटता है, इसमें घटता है। इसको देखिए, इसका नाम क्या है? देखिए इसका भी है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, विलायक के 1000 किग्रा में विलेय पदार्थों को 1 मोल घोलने पर हिमांक में होने वाली कमी को, क्या होने वाली? हिमांक में होने वाली
कमी को मोलल हिमांक स्थिरांक या हिमांक स्थिरांक बोलते हैं। क्लियर है। और देखिए कमी हो रहा है 1 मोल घोलने पर तो उसे हिमांक स्थिरांक बोलेंगे, मोलल हिमांक स्थिरांक। अगर ज़्यादा हो रहा है तो मोलल उन्नयन स्थिरांक बोलेंगे, ठीक ना। अच्छा याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। अगला भैया, अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक लिखा गया मेरे भाई। यहाँ पर इसको के एफ कर लीजिएगा, के बी के एफ, यहाँ पर के एफ कर लीजिएगा, ठीक ना। के एफ यहाँ पर के एफ होगा, क्या होगा, के एफ होगा, मिस्टेक हो गया है। इसे के एफ द्वारा डिनोट करते हैं। के एफ का फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ बटा में एम। डेल्टा टी एफ का मतलब वही पढ़े पीछे, इससे पढ़े हैं ना, हिमांक अवनमन पढ़े हैं ना, हिमांक अवनमन का वही होता है कि डेल्टा टी एफ, हिमांक का अवनमन डेल्टा टी एफ द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इसका मात्रक भी केल्विन केजी पर मोल होता है, तो इसको याद रखिएगा। अब अगला भैया पढ़ना है अल्पसारी। देखिए अल्पसारी तथा अतिपरासी विलयन क्या है। अल्पपरासी तथा अतिपरासी विलयन क्या है। अल्पपरासी विलयन वे सभी विलयन जिनके परासरण दाब कम होता है उसे अल्पपरासी विलयन कहेंगे, और वे सभी विलयन जिसके परासरण दाब अधिक होता है उसे अल्पपरासी विलयन कहेंगे, सॉरी उसे अतिपरासी विलयन कहेंगे। जिसका परासरण दाब कम अल्पपरासी है, जिसका परासरण दाब ज़्यादा अतिपरासी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया हिंदी मीडियम का कंप्लीट हमने सेकेंड चैप्टर कंप्लीट मैंने 2 वीडियो में समझा दिया है। और आप तीसरा का नोट्स बहुत जल्द मिल जाएगा, जल्द पूरा आपको सबकी मिल जाएगा। जिसको भैया नोट्स लेना हो तो ले सकते हैं, 620135 9657 पर मैसेज करके ले सकते हैं यहाँ पर। चलिए ठीक है। बाकी आप भैया हिंदी मीडियम में समझाते हैं, हिंदी मीडियम हो गया, इंग्लिश मीडियम समझाते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले भाई लोग अब ध्यान देकर सुनिएगा। चलिए हिंदी मीडियम आते हैं, इंग्लिश मीडियम आते हैं, इंग्लिश मीडियम में समझाते हैं। समझ में आ गया। यहाँ तक मैंने भैया समझा दिया था। अब आप लोगों को यहाँ पर भैया 26 को मैंने समझाया था, 26 के बाद समझाना है, 26 के बाद समझाना था क्वेश्चन, हम 26 के बाद समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई आ जाइए 26 के बाद समझाना था, 26 के बाद समझा दे रहे हैं, यहाँ पर है। चलिए आइए 26 के बाद देखिए मेरे भाई, 26 के बाद आता है 27 में इंग्लिश मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम में देखिए क्या कहता है, राइट द रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए रॉल्ट का नियम क्या कहता है बताइए। तो कुछ होना कहता है, ये सीधा कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होगा ना इज इक्वल टू बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉलिड। जो रॉल्ट का नियम कहता है कि भाई रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर जो है ना, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर वह आपको जो सॉलिड जो नॉन वोलाटाइल सॉलिड है उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा, बस हो गया। वही है। तो देखिए यहाँ पर रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला ये है, जब मोल फ्रैक्शन के बराबर है सॉलिड के मोल फ्रैक्शन के बराबर लिख दिए तो हो तो गया। क्लियर है। चलिए अगला क्या कहता है यहाँ पर समझिए। 27 हो गया, 28 नंबर में चलते हैं। 28 नंबर में लेके चलते हैं आपको। 28 नंबर में आते हैं भैया। अब 28 नंबर समझना है आपको। 28 नंबर यहाँ तक हो गया भैया आपको। 25 26 27 28। 1 मिनट रुकिएगा, बस वेट कीजिए, 1 मिनट वेट कीजिएगा। अभी आपका 28 नंबर में चलिए हो गया मेरे भाई। 1 मिनट 16 17 28। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कहता है भैया, 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ कहता है, 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या अंतर है। भैया ये 5 नंबर इस बार पूछा था, इस बार 2 नंबर में आ सकता है। मैंने गेस भी किया था, टकराया भी था, आया भी था। क्या कहता सुनिए, आइडियल और नॉन आइडियल में क्या अंतर। बड़ा आसान है। आइडियल सॉल्यूशन एक नॉन आइडियल। आइडियल कौन करते हैं, एक रॉल्ट के नियम का जो पालन करे आइडियल, जो रॉल्ट के नियम को पालन न करे उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है। दो सॉल्यूशन देखिए वही लिखे हुए हैं कि दो सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन विच परफेक्टली ओबे रॉल्ट्स लॉ एट एनी रेंज एंड कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। किसी भी सांद्रण और तापमान पर जो रॉल्ट के नियम को पूर्णतः पालन करे उसे हम क्या कहेंगे, जो रॉल्ट के नियम को ओबे करे पालन करे उसे रॉल्ट का आइडियल सॉल्यूशन, और जो रॉल्ट के नियम पालन न करे उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। रॉल्ट के नियम पालन करे आइडियल, न करे तो नॉन आइडियल। अच्छा देखिए अभी दोनों में अंतर क्या है। यह रॉल्ट के नियम का पालन करता है, यह इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग आर सेम। जैसे मान लीजिए दो कौन है, तो अभी इसको बिलियन में न मिलाए तो इसके दोनों के बीच में जितना बल लग रहा होगा ना, जब इसको मिला देंगे 10 बिलियन बन जाएगा तो ये दोनों कौन के बीच में इतने बल लगेगा। तो वह लिखे इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग से पहले और बाद में भी उसका अंतराण्विक आकर्षण बल दो कणों के बीच सेम रहता है। अच्छा द चेंज इन इंथैल्पी इन मिक्सचर इज जीरो। इसके जो इंथैल्पी में चेंज होता है उस क्या होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 के बराबर होता है। द चेंज इन वॉल्यूम में भी चेंज होता है, किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। क्लियर है। परिवर्तन होता है, समझिए कि परिवर्तन नहीं होता है, इंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता है और वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं होता है। इस बात को याद रखिएगा इस प्रकार से। अब उसी प्रकार आइडियल के बाद नॉन आइडियल है। नॉन आइडियल में सेम इसका उल्टा है, एक आइडियल है यहाँ पर नॉन आइडियल होगा। भाई मिस्टेक लिखा गया मेरा भाई,
यहाँ पर नॉन आइडियल होगा, नॉन आइडियल, ठीक ना। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन विच डज नॉट परफेक्टली ओबे रॉल्स लॉ एट एनी कंसंट्रेशन एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। किसी भी टेम्परेचर या कंसंट्रेशन पर जो रॉल्स के नियम का पालन न करे उसे क्या बोलेंगे भैया, हम उसे बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर है, बड़ा आसान है। अच्छा, फिर एक बात देखिए, जस्ट अगर उल्टा सब होगा कि रॉल्ट को उसमें था कि रॉल्ट के नियम को पालन करता है, इसमें रॉल्ट के नियम को पालन नहीं करता है। उसका मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिक्सिंग और ओकरा बाद मिक्सिंग के पहले और बाद में सेम रहता है इसका, लेकिन अलग अलग होता है, नॉट सेम। अच्छा, तो इसका चेंज इन एंथैल्पी जीरो होता है, इसमें नॉट जीरो होता है। उसका वॉल्यूम चेंज में परिवर्तन इसका इसमें नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक ना। उसमें जीरो के बराबर, इसमें नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर है, नॉट बराबर लिखे न काटने का मतलब है नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर है, समझ में आ गया आप यहाँ तक। तब यहाँ कितना सवाल है, क्या नंबर सवाल है, 28, आपको ये समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट सवाल, 29 सवाल आपको समझा देते हैं। 29 नंबर सवाल, 29 नंबर सवाल आप देख लीजिए यहाँ पर 29। चलिए 29 नंबर सवाल आपको हम समझा देते हैं। 1 मिनट वेट कीजिएगा बस, 1 मिनट। चलिए 21, 22, 23, 24 इंच। आइए 29 नंबर सवाल क्या कहता है, सुनिए मेरे भाई। 29 नंबर कहता है एक्सप्लेन रॉल्ट का नियम को समझाइए। रॉल्ट का नियम क्या कहता है, तो रॉल्ट का नियम कहता है स्टेट दैट, देखिए रॉल्ट का नियम अलग है, लोडिंग और वेपर प्रेशर के लिए रॉल्ट का नियम अलग है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए रॉल्ट का नियम अलग है, सबके लिए अलग अलग नियम है। तो रॉल्ट का नियम क्या कहता है, सुनिए। रॉल्ट का नियम कहता है कि रॉल्ट्स लॉ स्टेट दैट ए सॉल्वेंट्स पार्टिकल, एक सॉल्वेंट जो पार्टिकल है उसका वेपर प्रेशर इन ए सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाई इट्स मोल फ्रैक्शन। यानी कि किसी भी सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा उसके जो सॉलिड सॉल्वेंट है उसके मोल फ्रैक्शन और प्योर जो लिक्विड है उसके वेपर प्रेशर के गुणनफल के मल्टीप्लिकेशन के इज इक्वल टू बराबर होगा। यानी कि P बराबर इज इक्वल टू एक सॉल्वेंट इंटू P नॉट। समझ में आ गया। यानी कि रॉल्ट का नियम कहता है, रॉल्ट का नियम फिर सुन लीजिए, लोडिंग और वेपर प्रेशर के लिए अलग है, आइडियल के लिए अलग है, रॉल्ट का केवल नियम अलग है। तो रॉल्ट का नियम केवल कहेगा, आपको कहिएगा कि रॉल्ट का नियम स्टेट दैट कहता है कि किसी भी सॉल्वेंट पार्टिकल का वेपर प्रेशर, किसी भी सॉल्यूशन के सॉल्वेंट पार्टिकल का जो वेपर प्रेशर होता है वह P जो होता है वो उस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन और उसमें जो प्योर लिक्विड है उसके वेपर प्रेशर के मल्टीप्लिकेशन के इज इक्वल टू के बराबर होता है। वही लिखे हुए हैं कि मल्टीप्लिकेशन बाय द इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर है, समझ में आ गया। अब आते हैं भैया अगला, नेक्स्ट है रॉल्ट्स लॉ फॉर, देखिए अब आइडियल सॉल्यूशन के लिए रॉल्ट का नियम क्या कहता है, तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए रॉल्ट का नियम कहता है दिस लॉ स्टेट दैट, यह नियम कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी भी निश्चित तापमान पर, व्हेन जब दो प्योर लिक्विड को आर मिक्स्ड मिलाया जाता है टुगेदर एक दूसरे से, तब जाकर एक आइडियल सॉल्यूशन बनता है। तब जाकर क्या होता है कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, उसमें से उस बिलियन में से उस आइडियल सॉल्यूशन में से किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा ना, दैट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन के उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, समानुपाती होगा। और उसके बाद जब रिजल्ट निकालिएगा ना, तो फाइनल रिजल्ट लास्ट में फॉर्मूला ये निकल के आता है। हम केवल फॉर्मूला लिखे, हम केवल यहाँ पर सीध नहीं किया, केवल फॉर्मूला यहाँ पर लिखे, क्योंकि जो वहाँ पर केवल काम है, क्योंकि 2 नंबर में पूछेगा तो इतना रहेगा, बाकी इसमें से क्यों कौन किसका क्या मतलब होता है वही। मान लीजिए एगो द्रव, एगो ए है एगो बी है, दोनों को मिलाएंगे तो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। तब जाकर आप ए का अगर पूछेगा कि भैया ए का जो वेपर प्रेशर होगा वह जो होगा ना, ए का ही सॉल्वेंट, ये जो पार्टिकल है उसी का मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है। चलिए अगला यहीं पर लिखे हुए हैं कि वीपी का मतलब वेपर प्रेशर। अगला व्हाट इज एजोट्रॉपिक मिक्सचर। एजोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है, तो द बाइनरी मिक्सचर, वह दो या दो से अधिक मिक्सचर, द बाइनरी मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स, दो या दो से अधिक लिक्विडों का ऐसा मिक्सचर है हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, जो लिक्विड फेज में और वेपर फेज में दोनों में सेम कंपोजिशन रखे, सेम मात्रा में, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मात्रा रखे, विच बॉइल्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और जो किसी भी निश्चित तापमान पर टेम्परेचर पर वो उबलना शुरू कर दे, इज कॉल्ड एजोट्रॉपिक मिक्सचर। क्लियर है। और एक से एक ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि भैया जो किसी भी टेम्परेचर पर, सॉरी एट किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो मिक्सचर उबलना शुरू कर देता है उस मिक्सचर को कौन मिक्सचर कहते हैं, एजोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछा गया, जाकर आप देख सकते हैं, ठीक ना, वीरलैंड में। चलिए मेरे भाई याद रखिएगा, बाकी आपको याद करना है, थोड़ा बहुत आप लिखिएगा, 1-2 बार याद हो जाएगा, थोड़ा बहुत याद रखिएगा, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ समझने की चीज़ है नहीं, आपको याद ही रखना है।
अब यहाँ पर आप देखिए लास्ट यहाँ पर एक दो सवाल और है। अगला सवाल क्या कहता है, व्हाट इज वांट्स ऑफ फैक्टर। वांट्स ऑफ फैक्टर क्या है, तो बड़ा आसान है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू दोनों का रेशियो है, बस उतना ही याद रखिए। देखिए द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो संख्यक गुण धर्म होता है जिसका जिसका 4 गो प्रकार होता है, उसके उसके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, उसके प्रायोगिक वैल्यू और उसका जो कैलकुलेटेड वैल्यू जो मान हम निकालते हैं उसका दोनों का जो रेशियो होता है उसे क्या बोलते हैं, वांट्स ऑफ फैक्टर बोलते हैं। इसे आई द्वारा डिनोट करते हैं, क्लियर है, उसे आई द्वारा डिनोट करते हैं। चलिए अगला 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 क्या कहता है सुनिए। अगला था भैया ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या अंतर है। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस का हिंदी होता है परासरण, डिफ्यूजन का हिंदी होता है विसरण। कौन करते हैं, मान लीजिए एक आप अंगूर ले लीजिए या किसी भी एक किशमिश को ले लीजिए, किशमिश को पानी में भर रात फूलने के लिए छोड़ दीजिएगा तो इसमें पानी अंदर चला जाता है, तो यही काम परासरण कहलाता है। लेकिन अब जब पता मान लीजिए पत्ती का स्ट्रक्चर में एक होता है रंध्र, जिसे पढ़े होंगे पत्ती को, एक होता है रंध्र, छिद्र होता है, 10 में पढ़े होंगे रंध्र, उसी से क्या होता है, गैस का आदान प्रदान होता है, CO2 गैस का। तो उस समय जब गैस का आदान प्रदान होता है तो उसी को आप मोटा मोटी मान के चलिए उसे डिफ्यूजन बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। और जब द्रव का पानी का आदान प्रदान होता है उसे ऑस्मोसिस बोलते हैं। उसी ट्रिक से आप यहाँ पर याद रखिए कि इट अकर्स ओनली लिक्विड मीडियम। जो ऑस्मोसिस होता है केवल लिक्विड मीडियम में घटता है, और इट अकर्स लिक्विड, गैस और सॉलिड तीनों मीडियम। डिफ्यूजन जो होता है तीनों मीडियम होता है। इसमें SPM का आवश्यकता होता है। SPM कहने करते सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, छाना वाला जो बताए हैं। SPM से हमेशा कौन पार्टिकल गुजरता है, सॉल्वेंट पार्टिकल, जो पीछे पढ़ाए हैं। तो याद रखिएगा कि ऑस्मोसिस प्रक्रिया में SPM का आवश्यकता होता है, जबकि डिफ्यूजन में इन दिस प्रोसेस नो SPM रिक्वायर्ड, इसमें SPM की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, इन दिस प्रोसेस ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल डिफ्यूज, सही बात है। ऑस्मोसिस प्रक्रिया में केवल क्योंकि SPM से सॉल्वेंट पार्टिकल गुजरता है, लेकिन इसमें सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों पार्टिकल गुजरता है। यह रिवर्स होता है, उल्टा होता है। ऑस्मोसिस की प्रक्रिया रिवर्स होता है, लेकिन डिफ्यूजन की प्रक्रिया रिवर्स नहीं होता है। यानी कहने करते हैं ऑस्मोसिस में लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ बहाव भी हो सकता है, और हाई से भी लो की तरफ बाहर हो सकता है, जिसके हम जैसे पीछे एक परिभाषा ही पढ़ाए हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ाए ना हम, उसने पढ़ाए। मान लीजिए एक गिलास ले लीजिए, गिलास में यहाँ पर छाना लगा दीजिए और यहाँ तक पूरा चाय को भर दीजिए, फिर ऊपर से आप बलजोड़िए इसमें चाय डालिएगा तो चाय बाहर गिर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि रिवर्स हो रहा है, उल्टा, जिन्हें बहना चाहिए उससे विपरीत बह रहा है। तो भैया ऑस्मोसिस की प्रक्रिया रिवर्स होता है, लेकिन डिफ्यूजन का प्रक्रिया रिवर्स नहीं होता है, इट इज नॉट रिवर्स, क्लियर है। चलिए अगला भैया व्हाट इज SPM। SPM क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, तो बड़ा आसान है भैया। SPM का मतलब होता है चाय छाना की तरह, द मेम्ब्रेन वैसा झिल्ली विच ओनली अलाउ टू फॉलो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, जो केवल अपने से होकर ऑब्जेक्टिव है, अपने से होकर केवल सॉल्वेंट पार्टिकल को पास होने देता है, उसे क्या बोलते हैं, SPM बोलते हैं। इसका केमिकल फार्मूला होता है CuFeCN6, याद रखिएगा। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, CuFeCN6, क्या होता है, CuFeCN6, याद रखिएगा इसको। चलिए अगला नेक्स्ट SPM हो गया। अब थोड़ा एक और होगा, एक और पढ़ेंगे, उसके बाद ये चैप्टर इंड हो जाएगा, पूरे कंप्लीटली चैप्टर को इंड हो गया। एक चीज़ और होगा, एक और होगा, उसको पढ़ेंगे, यहाँ पर खत्म होगा। चलिए आ जाइए। चलिए भैया क्या है क्वेश्चन है अगला, व्हाट इज द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या है, सुनिए। मोलर एलिवेशन क्या कांस्टेंट क्या है, एक होता है भैया मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या है, याद रखिएगा। एक होता है व्हाट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एक होता है या इसी का नाम होता है एलिविस्कोपी कांस्टेंट। तो बड़ा आसान है, कहते होता है कि इट इज ए कांस्टेंट, यह एक प्रकार का कांस्टेंट है विच इज इक्वल, जो इक्वल मीन्स बराबर हो जाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट करने करते डेल्टा TB के बराबर हो जाता है। कब, इज वे डेल्टा TB के बराबर हो जाता है इन 1 मोल सॉल्यूशन। जब 1 मोल सॉल्यूशन होगा ना तो उस समय क्या होगा, ये डेल्टा 1 मोल सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन का 1 मोल सॉल्यूशन होगा उस समय, और 1 मोल सॉल्यूशन होगा तो जो एलिवेशन कांस्टेंट KB है जिसे डिनोट करते हैं, वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के इज इक्वल टू के बराबर हो जाएगा। या इसका एक प्रकार से कांस्टेंट है, लेकिन दोनों का परिभाषा लिखने का थोड़ा सा एक अलग तरीका लिखा गया है। या एक और परिभाषा याद रख सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में 1 मोल को 1 मोल यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के 1 मोल को मिलाने पर जितना उसमें वृद्धि होगा उसके कहने करते बॉइलिंग पॉइंट में, उसी को हम क्या कहते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, कि ये भी कह सकते हैं। तो आप उसको छोड़ दीजिए, ये परिभाषा ही आसान है, बहुत आसान है। इसी को एलिविस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, इसे KB द्वारा डिनोट करते हैं। और KB का फार्मूला डेल्टा TB/M, डेल्टा TB कहने करते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और M कहने करते हैं मोलारिटी, M कहने करते हैं मोलारिटी। और जब बताइए तो जब M कहने करते हैं मोलारिटी, अब बताइए जब मोल का वैल्यू यहाँ पर अगर M रख देंगे, और बताइए यहाँ पर M का वैल्यू अगर हम 1 रख देंगे, M का वैल्यू जब 1 रख देंगे तो बताइए तो KB डेल्टा TB के बराबर हो जाएगी ना, तो हो जाएगा। तो वह बात तो परिभाषा में भी लिखे हैं। चलिए इसका यूनिट क्या होता है, किलो केल्विन, इसका नाम है केल्विन,
कैसे केल्विन, केल्विन केजी पर मोल होता है, इसका भी यूनिट केल्विन केजी पर मोल होता है। और नीचे जो पढ़ने वाले हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, इसका भी यूनिट किलो किलो केल्विन पर मोल, उसका उसको केबी द्वारा डिनोट करते हैं, इसे केएफ द्वारा डिनोट करते हैं, बात बराबर है। इट इज अ कांस्टेंट, यह एक प्रकार का कांस्टेंट है विच इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन 1 मोल सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन 1 मोल होगा तब क्या होगा, यह डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर हो जाएगा, इसको मोलर और डिप्रेशन फलना चाहिए। और उसके बाद क्या बोलते हैं, क्राइस्कोपिक कांस्टेंट, उसे बोलते हैं इलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसे बोलते हैं क्राइस्कोपिक कांस्टेंट, इसे केएफ के द्वारा डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा टीएफ बटा एम, क्लियर है। सॉरी उसका फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टीबी बटा में एम, क्लियर है, बड़ा आसान है, इस दोनों याद रखिएगा। एक और होगा थोड़ा सा देख लेते हैं उसको। उसका नाम है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक। हाइपो मीन्स कम, हाइपर मीन्स ज़्यादा। जो वैसा सॉल्यूशन, देखिए वैसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है उसे हाइपोटोनिक, और वैसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है उसे हाइपरटोनिक। वही लिखे, व्हेन टू सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय एसपीएम, जब किसी भी छाना के द्वारा, मान लीजिए छाना है, इसके कुछ पार्टिकल कुछ सॉल्यूशन इधर आ गया, कुछ सॉल्यूशन छाना कोई कतारी है, तो वह कहता है कि जब दो को सॉल्यूशन को एसपीएम के द्वारा अलग किया जाता है तब लो कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक, और जो हाई कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन होता है हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हाइपरटोनिक बोलते हैं, क्लियर है। लो कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक और अधिक वाला का हाइपरटोनिक। भैया 2 चैप्टर तक इन हो गया, 1-2 चैप्टर मिलाकर टोटल 37 दो नंबरी है, इतना आप याद कर लीजिएगा। पूरे के पूरे मैंने खत्म कर दिया है, बाकी आप पूरे अगला मेरा टारगेट रहेगा 3 चैप्टर का, 4 चैप्टर का, बहुत जल्द आपका शॉर्ट नोट्स भी आ रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन भी आ रहा है, कवर हो जाएगा। जो भी भाई इस नोट्स को पीडीएफ को लेना चाहते हैं 6201359657 मैसेज कर सकते हैं। भैया पेड है, अभी ऑफर प्राइस चल रहा है, आप ले सकते हैं, बहुत ही ऑफर है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।